वालेकुम सलाम। अच्छा देखो, वालेकुम सलाम। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 की बॉटनी का, रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता क्या है? जो चेंजेस एनवायरमेंट में आ रहे हैं, जैसे सर्दी हो रही है ज्यादा या बढ़ रही है, गर्मी हो रही है ज्यादा या बढ़ रही है। इसके अलावा जो सनलाइट आ रही है सन से, इसकी इंटेंसिटी, इसकी ड्यूरेशन में चेंजेस आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, या कोई भी असेंशियल न्यूट्रिएंट है जिस जो रिक्वायर्ड है प्लांट को, उसमें ज्यादती या कमी वाकई हो रही है, तो उसका अफेक्ट आता है प्लांट पे, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, उसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर, उसके जिंदा रहने के ऊपर। तो ये जो अफेक्ट आता है प्लांट पे, उसकी ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन और उसके सर्वाइवल पे, इसको कहते हैं आप एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस से प्लांट कैसे बाहर आएगा? प्लांट कोई ना कोई फंक्शन करेगा, और अलग अलग स्ट्रेस हैं। हमारे पास बुक में 6 स्ट्रेस जो हैं वो मेंशन हुए हुए हैं। एक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, एक वाटर डेफिशिएंसी है, एक सॉल्ट स्ट्रेस है, एक हीट स्ट्रेस है, एक कोल्ड स्ट्रेस है, और एक हर्बीवोरी है। बारी बारी थोड़ी थोड़ी बात करनी है सब पे। सबसे पहला क्या है? रिस्पॉन्स टू ड्राफ्ट कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जब प्लांट में पानी की कमी हो जाए, अगर या उस जगह पे हो प्लांट जहां पहले वाटर अवेलेबल था अब नहीं है, या तो बारिशें कम हो गई, या जमीन से पानी खुश्क हो गया, या ड्रेन आउट हो गया, कहीं और चला गया। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें पानी का लेवल कम हो जाए, उसको ड्राफ्ट कंडीशन कहते हैं, यानी कि वाटर शॉर्टेज हो जाए, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए अगर, तो प्लांट अपना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है उसमें। अब इस कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्लांट क्या करेगा? ये कंजर्व करेगा वाटर को, यानी कि रिड्यूस करेगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर इसी स्पीड से ट्रांसपायरेशन होती रही तो एक वक्त आएगा पौधे में बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो अपने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करेगा। एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, एब्सिक एसिड। और एब्सिक एसिड क्या करता है हमें मालूम है। एब्सिक एसिड क्लोज कर देता है सारे स्ट्रोमेटा को। तो जब स्ट्रोमेटा ही क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन कैसे होगी? इसके अलावा जो जड़ें हैं, रूट्स, ये डेवलप होंगी, दो तरीके की जड़ें डेवलप होंगी। डीप वर्टिकल रूट्स भी डेवलप होंगी, ज्यादा गहरी जड़ें जो जमीन के ज्यादा नीचे तक जाएं, और सुपरफिशियल जड़ें भी डेवलप होंगी जो जमीन से निकलकर ऊपर की तरफ आएंगी, ताकि हवा में जो मॉइस्चर है या जो बारिश अगर हो तो वहां से भी डायरेक्ट पानी एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा एक स्ट्रोमेटा डेवलप कराएंगे। इन स्ट्रोमेटा को कहते हैं सनकिन स्ट्रोमेटा। नॉर्मल स्ट्रोमेटा में और सनकिन स्ट्रोमेटा में फर्क क्या है? सनकिन स्ट्रोमेटा जो होते हैं, ये वो स्ट्रोमेटा होते हैं जो
लीफ की सरफेस पे तो हैं लेकिन अंदर की तरफ चले गए हैं। तो तमाम वो स्ट्रोमेटा जो अंदर की तरफ चले जाएं ताकि डायरेक्ट एक्सपोज ना हो सनलाइट पे, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उन पे, और अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो ओपन नहीं होंगे। तो सनकिन स्ट्रोमेटा का मतलब है इनवर्ड चले जाना स्ट्रोमेटा का, अंदर की तरफ चले जाना स्ट्रोमेटा का, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय इनहिबिटिंग देमसेल्फ टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। डायरेक्ट एक्सपोज नहीं है अब ये सनलाइट पर, तो जब डायरेक्ट एक्सपोज नहीं है सनलाइट पे तो ये ओपन नहीं होंगे, और ओपन नहीं होंगे तो पानी कंजर्व रहेगा। इसके अलावा ये स्टोर करते हैं वाटर को, ये स्टोर करते हैं वाटर को अपने सेल्स में। जिन सेल में पानी को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर पानी को स्टोर करते हैं ये काम करेंगे। तो ये सारे वो काम हैं जो ये जब कर रहे हैं जब ये ऐसी कंडीशन में है जब वाटर शॉर्टेज हो गई है। इसके अलावा दूसरा रिस्पॉन्स है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। बिलफर्स प्लांट ऐसी जगह पे हैं जहां एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। अब अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, जैसे प्लांट रहते हैं ऐसे हैबिटेट में जो मार्शेस हैं, दलदल है, कीचड़ है, वहां रहते हैं, या बहुत ज्यादा वेट हैबिटेट में रहते हैं, तो वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं एरियल रूट्स को। एरियल रूट्स वो जड़ें होती हैं जो कि हवा में है, जमीन के नीचे जाने की बजाय जमीन के ऊपर है। ये ब्रांचेस से निकलती हैं, टहनियों से निकलती हैं ये रूट्स, ताकि हवा में जो ऑक्सीजन है उसको भी एब्जॉर्ब करके प्लांट को दिया जा सके। भाई हमें मालूम है ना प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म एक टू वे प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म भी है और एनाबॉलिज्म भी है, यानी कि चीजें टूटेंगी भी और बनेंगी भी। अब प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन प्लांट के अंदर जब ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा, तो ग्लूकोज की भी तो ऑक्सीडेशन करानी है। यानी कि प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, प्लांट भी तो रिस्पायरेशन करते हैं, जिसका पर्पज वो ही है, एग्जैक्टली सेम है जो इंसानों में पर्पज है, कि जो खाना है उसको तोड़ें ताकि एटीपी प्रोड्यूस किए जा सकें। कि अगर आज सवाल पूछे सर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो बेटा उसकी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पे असर पड़ेगा। तो ये एरियल रूट्स बनाते हैं। एरियल रूट्स वो रूट्स होती हैं जो ब्रांचेस से निकलती हैं और हैंग हुई हुई हैं, ताकि वो हवा से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होती है इनमें, ये एयर ट्यूब्स डेवलप करते हैं। दे डेवलप एयर ट्यूब्स। ये एक ट्यूब होती है, जैसा नाम है इसका ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है जो डेवलप होती है इनकी जड़ों से। एयर ट्यूब्स कहाँ से डेवलप होती हैं, रूट से डेवलप होती हैं, और ये भी पानी को ये भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं हवा से या पानी से या मॉइस्चर से। तो ये दो काम करते हैं प्लांट। वो प्लांट जो मार्शेस में या वेट हैबिटेट में रहते हैं वो एरियल रूट्स बनाते हैं और एयर ट्यूब्स बनाते हैं टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन, टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ये दूसरा स्ट्रेस था। इसके अलावा प्लांट को सॉल्ट स्ट्रेस का भी सामना है, लेकिन ये सॉल्ट स्ट्रेस का सामना ज्यादातर उन प्लांट्स को होता है जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा है, जैसे कि हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां सॉल्ट का लेवल जमीन में या पानी में बहुत ज्यादा हो। तो ये जो प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा है, तो इन पे स्ट्रेस पड़ता है। अब जब इन पे स्ट्रेस पड़ता है तो ये अपने इस स्ट्रेस को कैसे कोप अप करते हैं, ये प्लांट्स जो हैं ये लोअर करते हैं
अपने वाटर पोटेंशियल को, ये लोअर करते हैं वाटर पोटेंशियल को। वाटर पोटेंशियल क्या था, हमने पढ़ा था कैपेसिटी टू लूज वाटर बाय अ लिविंग सिस्टम। कोई भी लिविंग सिस्टम की ये सलाहियत कि वो कितना पानी लॉस करे, ये उसका वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो ये लोअर करते हैं अपने वाटर पोटेंशियल को, इसका मतलब है ये कैपेसिटी को कम करते हैं कि वो पानी लॉस करें, पानी बचाएं, क्योंकि वैसे ही जो पानी आ रहा है उसमें सॉल्ट का लेवल ज्यादा है। इसके अलावा इनमें सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, इनमें सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, और ये सॉल्ट ग्लैंड्स एक काम करते हैं जिसको हम कहते हैं डीसैलिनेशन। इनमें सॉल्ट ग्लैंड होते हैं और सॉल्ट ग्लैंड एक काम करते हैं, इसको कहते हैं हम डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन के मायने क्या होते हैं, पानी और सॉल्ट को अलग अलग करना, पानी और सॉल्ट को अलग अलग करना, इसको कहते हैं डीसैलिनेशन। सॉल्ट प्लांट पंप कर देता है, हाँ, सॉल्ट प्लांट पंप कर देता है अपने लीफ की सरफेस से बाहर और पानी को रख लेते हैं। इसके अलावा इनके जो रूट्स के सेल्स हैं, इनके जो रूट्स के सेल्स हैं उसके पास थोड़ा सॉल्ट यही वाला जमा रखते हैं ताकि रूट्स के सेल हाइपरटोनिक रहें, ताकि रूट्स के सेल हाइपरटोनिक रहें। और जितने ज्यादा हाइपरटोनिक रहेंगे रूट्स के सेल, उतना पानी बाहर से आएगा ज्यादा। तो ये दो काम करते हैं, एक तो सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं डीसैलिनेशन के जरिए बाय देयर स्पेशल ग्लैंड्स व्हिच इज कॉल्ड सॉल्ट ग्लैंड्स। इसके अलावा अपने जड़ों की सेल में सॉल्ट को जमा रखते हैं थोड़ा, ताकि वो सेल हाइपरटोनिक रहें, और सेल अगर हाइपरटोनिक रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर से आएगा। तो सॉल्ट स्ट्रेस में ज्यादातर यही प्लांट सरवाइव करते हैं जो ये दो मैकेनिज्म कर रहे हैं। और ये दो मैकेनिज्म कौन करते हैं, ये दो मैकेनिज्म हेलोफाइट्स करते हैं सिर्फ, बाकी दूसरा प्लांट कोई नहीं करता। अब हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस जो है, बिलफर्स पौधे ऐसी जगह पर है जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो या टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये प्लांट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमें मालूम है प्लांट जो है उसके तमाम स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से मिलके बने हैं, खास तौर पे एंजाइम्स। और ज्यादा टेम्परेचर पे अबव 45 डिग्री सेल्सियस सारे एंजाइम्स कैसे हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो एक तरीका जो है और कॉमन तरीका जो है वो इंक्रीज करना है अपने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन के रेट को बढ़ाना है, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ट्रांसपायरेशन के रेट को, पानी बाहर निकलेगा, लीफ की सरफेस पे आके जमा हो जाएगा, तो प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, इसकी सरफेस ठंडी हो जाएगी ताकि गर्मी का एहसास कम हो। इसके अलावा अबव 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्लांट्स एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाते हैं, इसको कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन कब बनाते हैं, अबव 40 डिग्री सेल्सियस बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये बचाने की कोशिश करता है एंजाइम्स को और मेटाबॉलिक प्रोटीन्स को कि वो डीनेचर ना हो, वो डैमेज ना हो। लेकिन ये काम भी एक हद तक कर पाता है, उसके बाद ये भी फेल हो जाता है तो प्लांट की डेथ हो जाती है। तो हीट स्ट्रेस में दो काम किए, एक तो ट्रांसपायरेशन के रेट को बढ़ाया ताकि पानी लीफ की सरफेस पे जमा रहे, ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता रहे, हीट लॉस, ये हीट लॉस हो और प्लांट जो है उसके प्रोटीन्स डैमेज होने से बच जाएं। इसके अलावा एक प्रोटीन बनाया, उसका नाम है हीट शॉक प्रोटीन। ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये बचाने की कोशिश करेगा तमाम प्रोटीन से मिलके बने हुए स्ट्रक्चर्स को, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, अनलिमिटेड तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तो हीट स्ट्रेस में ये दो काम किए। इसके अलावा नेक्स्ट है कोल्ड स्ट्रेस।
बिलफर्स प्लांट ऐसी जगह पर है जहां सर्दी बहुत ज्यादा है, या एकदम सर्दी बढ़ गई है, बर्फ पड़ने लग गई है। जब कभी इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती है या स्नोफॉल होती है या टेम्परेचर ड्रॉप करता है, तो जो सेल की फ्लूइडिटी है या सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी का मतलब जो उसमें फ्लूइड का लेवल है, मतलब पानी का लेवल है, वो अपनी फ्लूइडिटी को लूज कर देता है, क्योंकि जो लिपिड्स हैं वो लॉक कर देते हैं और क्रिस्टल्स नुमा स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। लिपिड की बेसिकली लिपिड की डिपोजिशन होने लगती है, लिपिड जमा हो जाते हैं। और हमें मालूम है कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आर थर्मल इंसुलेटर्स। लिपिड्स हीट को निकलने नहीं देते बाहर। तो अगर आप देखें तो सॉल्यूट का लेवल जो है वो प्लांट के सेल में चेंज हो गया। लिपिड्स की क्वांटिटी पहले इतनी नहीं थी, अब क्या हुआ, लिपिड की क्वांटिटी एकदम प्लांट ने बढ़ाई, ताकि लिपिड्स जो है वो हीट को निकलने नहीं देते। फ्लूइडिटी से मुराद थी कि पानी का जो लेवल है सेल मेम्ब्रेन का वो चेंज हो जाएगा। अब पानी का लेवल चेंज जो हो जाएगा वो इसलिए चेंज हुआ कि वहां फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो लिपिड का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, फ्लूइड के लेवल को यानी कि वाटर के लेवल को कम करते हैं, उसको रिप्लेस करता है लिपिड। और क्यों रिप्लेस करता है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि लिपिड्स आर थर्मल इंसुलेटर और ये जो प्लांट है इनको कोल्ड स्ट्रेस का सामना है। इसके अलावा प्लांट फ्रक्टोज का एक पॉलीमर बनाते हैं, प्लांट फ्रक्टोज का एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रक्टेन। ये जो फ्रक्टेन है ये साइटोसोल को, मतलब जो बॉर्डर है सेल का एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से जो टच हो रहा है उसको सुपर कूल कर देते हैं विदाउट फॉर्मिंग आइस। बर्फ नहीं जमाते, लेकिन उसको इतना ठंडा कर देते हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे ज्यादा ठंडा कर देते हैं, जिससे जो बाहर की एयर है वो सेल वॉल को टच नहीं करती या साइटोप्लाज्म तक नहीं आती। जब तक साइटोप्लाज्म तक नहीं आएगी तो हीट लॉस कैसे होगा। हीट लॉस होने के लिए जरूरी है ना कि कूल ऑब्जेक्ट मस्ट टचेस द वार्मर ऑब्जेक्ट, टच होना चाहिए। और जब आप टच ही नहीं होने देंगे तो जो हीट है वो कैसे निकलेगी बाहर। तो ये क्या करते हैं, फ्रक्टेन क्या करते हैं, सुपर कूल कर देते हैं साइटोसोल को। साइटोसोल इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल व्हिच टचेस द सेल वॉल। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लिपिड कंपोजिशन को चेंज कर लिया, लिपिड के लेवल को बढ़ाया। लिपिड्स आर थर्मल इंसुलेटर्स व्हिच स्टॉप द हीट लॉस। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्रक्टेन प्रोड्यूस करते हैं और फ्रक्टेन साइटोसोल को सुपर कूल कर देता है, इतना ठंडा कर देता है कि बाहर की एयर टच ना हो। और जब बाहर की एयर टच नहीं होती तो अंदर की हीट कंजर्व रहती है, अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हर्बीवोरी। हर्बीवोरी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें मालूम है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो खाते हैं प्लांट्स को, उनके लीव्स को, पत्तों को। और पत्ते जो हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो अगर प्लांट्स से उनके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ही छीन लिए जाएंगे तो प्लांट अपना नॉर्मल काम कैसे करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। तो प्लांट पे स्ट्रेस पड़ता है इस चीज का। अब प्लांट इस स्ट्रेस में करते क्या है, प्लांट थॉर्न्स डेवलप करते हैं, कांटे, और ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे टॉक्सिक या डिसटेस्टफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं कि अगर कोई जानवर उनको खाने आए, उनके किसी भी पत्ते पे मुंह मारे या उसको खाए, तो या तो उसको थॉर्न कांटा चुभ जाए,
तो उसको तकलीफ हो वो उसको छोड़ के चला जाए, या ऐसा डिस्टेस्टफुल सब्सटेंस हो कि उसको खाने में बहुत ही ज्यादा कड़वा लगे, तो वो उसको छोड़ देगा, फिर एक लीफ खाने के बाद दूसरा लीफ नहीं खाएगा। तो हर्बीवोरी इज अ कंडीशन इन विच herbivore eat the photosynthetic organs of the plant, और इस चीज से बचाने के लिए प्लांट्स डेवलप थॉर्न्स एंड टॉक्सिक और डिस्टेस्टफुल सब्सटेंस टू अवॉइड हर्बीवोरी। तो ये 6 जो थे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस थे जो प्लांट्स के ऊपर पड़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल्स या मैसेजेस को कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेजेस आते हैं या केमिकल फॉर्म में मैसेजेस आते हैं। न्यूरॉन्स के जरिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ब्रेन जो है हमारा वो इंटेक्ट है तमाम ऑर्गन्स के साथ, ब्रेन जुड़ा हुआ है तमाम ऑर्गन्स के साथ। तो जो जुड़ा हुआ है ब्रेन बाय मींस ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व्स कनेक्टेड है। तो ब्रेन जब भी कोई कमांड भेजता है, कोई मैसेज भेजता है, तो उस मैसेज को हम नर्व इंपल्स कहते हैं जो न्यूरॉन्स लेकर आते हैं। और ये फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, ये फास्टेस्ट वे है, तेज तरीन रास्ता है, फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का एज कंपेयर टू केमिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस। नर्व इंपल्स के 4 पार्ट्स हैं। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक है एक्शन पोटेंशियल। मैंने एब्रीविएशन लिखे हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। एक है आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक है एक्शन पोटेंशियल, एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल। एक है प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स और चौथा है साइनेप्स। चौथा है साइनेप्स, चौथा है साइनेप्स। चार हैं। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक है एक्शन पोटेंशियल, एक है प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स और एक है साइनेप्स। अब बारी बारी हर एक की बात करनी है हमें। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसा नाम है शायद आपको समझ में आ रहा हो कि जब कोई मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में है, व्हेन अ मेम्ब्रेन इज इन रेस्टिंग कंडीशन, पोटेंशियल उसके ऊपर क्या होगा? पोटेंशियल से मतलब है चार्ज, क्या होगा? सबसे पहली
सबसे पहले ये बात जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में पढ़ी गई थी, उसका नाम था स्क्विड। ये आपने चैप्टर नंबर 10 में इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा था, जाइंट स्क्विड, उसमें पढ़ी गई थी ये बात सबसे पहले। जो न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर भी उनका भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स आर आल्सो सेल्स एंड एवरी सेल कंटेन अ मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा, लीमा मतलब मेम्ब्रेन, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन, न्यूरोलीमा। ये जो न्यूरोलीमा है इसमें, इसके ऊपर रेस्टिंग कंडीशन में चार्ज क्या होता है, न्यूरोलीमा पे रेस्टिंग कंडीशन पे चार्ज क्या होता है, -65 मिलीवोल्ट। -65 मिलीवोल्ट जो एक वेरिएबल चार्ज है, -40 मिलीवोल्ट तक जा सकता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा -90 मिलीवोल्ट तक आ सकता है। वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। मैं तो फिक्स लिखा था ना -65, मैं कह रहा हूँ ये वेरिएबल है। इट कैन गो अप टू -90 मिलीवोल्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, और it can move up to -40 millivolt in resting condition। वेरिएबल है, वेरिएबल है, हर इंसान में अलग अलग है, वेरिएबल है। फिक्स वैल्यू कितनी है, -65 मिलीवोल्ट है। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है अंडर रेस्टिंग कंडीशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज अबाउट -65 मिलीवोल्ट। और ये जो -65 मिलीवोल्ट है चार्ज, इसकी बेसिक वजह क्या है? ये जो चार्ज -65 मिलीवोल्ट है, ये चार्ज -65 मिलीवोल्ट है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। आइंस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना, आइंस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना। फर्ज करो ये एक न्यूरोलीमा है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है। अंडर रेस्टिंग कंडीशन बाहर जो आइंस हैं वो कौन से ज्यादा है? सोडियम। अंदर जो है वो कौन से आइंस ज्यादा है? पोटेशियम। लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी अगर देखो आइंस की, तो सोडियम ज्यादा होता है हमेशा पोटेशियम के मुकाबले। पोटेशियम का लेवल हमेशा कैसा होता है? कम होता है सोडियम के मुकाबले। तो जब अंदर आइंस कम है तो हम अंदर साइन लगाते हैं नेगेटिव का, बाहर आइंस ज्यादा है तो हम साइन किसका लगाते हैं? पॉजिटिव का। जहां भी सोडियम का लेवल ज्यादा होगा वो वाली सरफेस पॉजिटिव होगी, जहां सोडियम का लेवल कम होगा वो वाली सरफेस कैसी होगी? आसान अल्फाज में अगर बताएं तो नेगेटिव होगी। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, और वो कितना है? -65 मिलीवोल्ट है। इसके अलावा अंदर की तरफ, नर्व मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, फर्ज करो ये इनर सरफेस है मेम्ब्रेन की, अंदर की तरफ ऑर्गेनिक एसिड्स और ऐसे प्रोटीन्स ज्यादा हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। अंदर की तरफ ऐसे प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स ज्यादा हैं जो कैसे चार्ज हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। इस वजह से भी अंदर का जो एरिया है नर्व का, अंडर रेस्टिंग कंडीशन वो आपको कैसा नजर आता है? नेगेटिव नजर आता है। इस चीज को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब कभी कोई स्टिमुलस आकर एक्ट नहीं कर रही, स्टिमुलस क्या होती है? जो एक्शन ब्रॉट अप करती है। जब कोई स्टिमुलस आकर एक्ट नहीं कर रही तो बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। सोडियम का लेवल और ओवरऑल आइंस की बात करें तो ज्यादा होता है पोटेशियम के मुकाबले।
तो जहां सोडियम का लेवल ज्यादा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज, जहां कम होगा वो नेगेटिवली चार्ज। ऐसी हालत आपको रेस्टिंग कंडीशन में दिखती है, जब कोई स्टिमुलस आकर एक्ट नहीं करे, कोई चीज टच नहीं हो रही है। अब इसके बाद है एक्शन पोटेंशियल, इसके बाद है एक्शन पोटेंशियल, इसके बाद है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जब होता है जब कोई स्टिमुलस एक्ट करती है। अब स्टिमुलस एक्ट करती है मतलब कोई चीज टच हो, कोई पिन, कोई प्रिक, कोई हॉट, कोई कोल्ड सेंसेशन टच हो, कोई स्टिमुलस आकर टच हो, हॉट कोल्ड का, पिन प्रिक का, तो जो चीज डेवलप होती है उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये एक टेम्पररी फेज है जिसमें लोकली, लोकली मतलब जिस जगह टच हुआ है, लोकली रिवर्सल होता है, रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब चार्ज उस जगह के जहां पे स्टिमुलस ने आकर एक्ट किया। टेम्पररी रिवर्सल होता है, लोकलाइज रिवर्सल है पोलैरिटी का। किस चीज की पोलैरिटी का? न्यूरोलीमा की, मतलब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की। इसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं आप, इसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक को आप कहते हैं डीपोलराइजेशन, और एक को आप कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ये काम मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, बहुत जल्दी होता है ये काम। ये जो दो फेजेस हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, हाँ टेम्पररी होता है, वक्ती तौर पे होगा कुछ सेकंड्स के लिए, सेकंड्स के अंदर होगा, मिली सेकंड्स के अंदर होगा, कुछ सेकंड्स के लिए होगा खाली। डीपोलराइजेशन की बात करें तो डीपोलराइजेशन में होता क्या है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आकर एक्ट करती है तो एक चैनल है, इसको हम कहते हैं सोडियम, एक पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, एक पंप है, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये काम करना शुरू करता है एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ये बाहर से कुछ आइंस को अंदर लेकर आता है, अंदर से कुछ आइंस को बाहर फेंकता है। अंदर से किसको बाहर फेंकता है? उठाकर पोटेशियम को। बाहर से किसको लेके आता है अंदर? सोडियम को। तो जब ये काम करता है तो अंदर सोडियम आइंस आ जाते हैं, बाहर पोटेशियम आइंस चले जाते हैं। अब अंदर कौन से आइंस ज्यादा हैं? सोडियम। और हमें मालूम है ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ सोडियम एज कंपेयर टू पोटेशियम इज मोर। तो अब अंदर का चार्ज कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। बाहर का चार्ज कैसा हो जाता है? नेगेटिव। इस वक्त अगर आप वॉल्ट मीटर पे रीडिंग लें तो रीडिंग आती है +40 मिली वॉल्ट। अच्छा ये काम सडन नहीं हुआ होगा, -65 मिली वॉल्ट था पहले, वो -65 से -50 हुआ होगा, फिर -40, -10, -0, फिर +10, +20, +30, +40, इस तरह हुआ होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ होगा।
इसके अलावा यहाँ चैनल्स भी होते हैं, जैसे एक तो मैंने कहा पंप है, यहाँ चैनल्स भी होते हैं अलग अलग आइंस के, अलग अलग। एक होते हैं सोडियम चैनल, एक होते हैं पोटेशियम चैनल्स, एक होते हैं कैल्शियम चैनल्स, तो अलग अलग चैनल्स भी होते हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछे सर चैनल और पंप का फर्क क्या है, तो बेटे पंप वो तमाम चीजें होती हैं जो एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी काम करती हैं, एनर्जी की कॉस्ट पे काम करती हैं, एटीपी खर्च होते हैं जब वो काम करेंगे पंप। और पंप एक वक्त में दो चीजों की, दो आइंस की मूवमेंट कराते हैं। पंप जब भी कभी काम करेंगे तो ये एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी काम करेंगे, एटीपी खर्च होंगे, और एक वक्त में दो आइंस की मूवमेंट होगी। जबकि जो चैनल्स होते हैं, जब वो चैनल्स जो होते हैं वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, और चैनल्स हमेशा ओपन हुए हुए रहते हैं, अलग अलग आइन के लिए अलग अलग होते हैं। सोडियम के लिए अलग रास्ता है, उसको कहते हैं सोडियम चैनल। पोटेशियम के लिए अलग रास्ता है, वहां से सिर्फ पोटेशियम ही जा सकता है और आ सकता है, उसको कहते हैं पोटेशियम चैनल। इसी तरह कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, वहां से सिर्फ कैल्शियम आ जा सकते हैं। तो चैनल जब कभी काम करेंगे तो विदाउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी काम करेंगे, और चैनल से एक वक्त में एक ही आइन जा पाएगा या आ सकेगा। ये फर्क है पंप का और चैनल का। तो ये जो चीज हुई डीपोलराइजेशन कहते हैं इसको, जिसमें चार्जेस रिवर्स हो गए। अब मैंने आपसे कहा था ये चीज कितनी देर के लिए होगी, ये चीज कुछ देर के लिए होगी। इसके फौरन बाद जैसे ही ये इवेंट होगा डीपोलराइजेशन, फौरन ही थोड़ी देर के बाद फिर एक और इवेंट होगा। उसमें क्या होगा कि दोबारा ये पंप काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा काम करेगा, और अंदर जो आइंस ये लेके आया था सोडियम आइंस, उनको उठा के दोबारा बाहर फेंक देगा। और बाहर से किनको उठा के अंदर ले आएगा दोबारा से, पोटेशियम आइंस को। बाहर दोबारा चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंदर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। दोबारा ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -65 मिली वोल्ट। इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी दोबारा वही हो गई, री मतलब दोबारा, पोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी। जो पहले थी, शुरू में ये थी, स्टिमुलस के एक्ट करने से पहले जो पोलैरिटी थी वो वापस वही हो गई, इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। और वो कितनी है, -65 मिली वोल्ट है। तो दोनों वक्त डीपोलराइजेशन में और रीपोलराइजेशन में, दोनों में काम किसने किया, सोडियम पोटेशियम पंप ने। और चैनल्स तो कर ही रहे काम। इस चीज को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद है नेक्स्ट, प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स। प्रोपेगेशन के मायने क्या हैं, प्रोपेगेशन के मायने होते हैं मूव करना। प्रोपेगेशन के मायने होते हैं मूव करना। नर्व्स दो तरह की हैं, एक है माइलिनेटेड और एक है नॉन माइलिनेटेड। नर्व्स दो तरह की हैं, या न्यूरॉन्स कह लो। एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो होते हैं जिन पे माइलिन शीट होती है, और एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जिन पे माइलिन शीट नहीं होती। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उन पे जो नर्व इंपल्स मूव करती है उसको कहते हैं सेल्टेटरी कंडक्शन। इसको कहते हैं सेल्टेटरी कंडक्शन। और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे नर्व इंपल्स मूव करती है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन या नॉन सेल्टेटरी कंडक्शन। ये बात हमारी बुक में नहीं है। एक सेल्टेटरी कंडक्शन होती है और एक कंटिन्यूअस कंडक्शन होती है। मैंने दोनों के बारे में बताया, डायग्राम भी बनाई कि सेल्टेटरी कंडक्शन किसमें होगी, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होगी,
और नॉन सेल्टेटरी कंडक्शन या कंटिन्यूअस कंडक्शन किसमें होगी? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे होगी, सेल्टेटरी माइलिनेटेड पे होगी। अब ये होती क्या है? जो नर्व इंपल्स है, जो नर्व इंपल्स है, ये जंप करती है, नर्व इंपल्स जंप करती है उस एरिया से उस एरिया की तरफ जहां पे कवरिंग नहीं होती। ये जो मैंने बनाए, ये क्या बनाई है? माइलिन शीट बनाई है। और माइलिन शीट हमेशा कैसे होती है? अगर है मौजूद तो ये कहीं होगी, कहीं नहीं होगी। जहां नहीं होती माइलिन शीट, उस जगह को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। तो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर की तरफ नर्व इंपल्स मैं क्या दिखा रहा हूं? जंप होती भी दिखा रहा हूं। तो अगर नर्व इंपल्स इस तरह जंप कर रही हैं फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर, दे विल मूव फास्ट। ये तेजी से जाएंगी क्योंकि बड़ा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करेंगी। इस तरह की कंडक्शन को कहते हैं सेल्टेटरी कंडक्शन। जबकि कंटिन्यूअस कंडक्शन क्या होती है कि नर्व इंपल्स पूरी नर्व के ऊपर रन करती हुई जाएगी। इट हैज टू टेक एवरी स्टेप, इट हैज टू मूव ऑल अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलीमा। किसी चीज कहीं जंप नहीं आया तो कोई एरिया स्किप नहीं हुआ, सारा एरिया कवर किया इसने। तो इट्स मूवमेंट इज फास्ट, बट एज कंपेयर टू सेल्टेटरी कंडक्शन इट विल बी स्लोअर बिकॉज इट हैज टू कवर ऑल द डिस्टेंस। कोई शॉर्टकट नहीं है यहां। तो कंटिन्यूअस कंडक्शन सेल्टेटरी कंडक्शन के मुकाबले में हमेशा कैसी होती है? डिले कह लो या स्लो कह लो। कि मैं वजह बता चुका हूं इसकी। मैंने क्या वजह बताई? कंटिन्यूअस कंडक्शन में इट हैज टू कवर ऑल द डिस्टेंस, it has to move along the entire length of neurolema, it has to move along the entire length of neurolema, पूरे न्यूरोलीमा पे रन करेगी। जबकि यहां पे सेल्टेटरी कंडक्शन में तुम देखो तो पूरे न्यूरोलीमा पे रन नहीं कर रही है, जंप कर रही है ना। इतना डिस्टेंस स्किप कर दिया, फिर इतना डिस्टेंस स्किप कर दिया, फिर इतना डिस्टेंस स्किप कर दिया। बिलफर्स कोई बच्चा है, उसकी उम्र, समझाने के लिए बात कर रहा हूं, बिलफर्स कोई बच्चा है, उसकी उम्र 14 साल है। आप सुनते हैं ना 14 साल में मैट्रिक कर लिया। और कुछ लोग होते हैं 18 17 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहे होते हैं। जो 14 साल की उम्र में मैट्रिक करेगा, उसने बीच की कुछ क्लासेस क्या करी होंगी? स्किप करी होंगी। जैसे बिलफर्स 2 नहीं पढ़ी, डायरेक्ट 3 में आ गए, 6 नहीं पढ़ी, डायरेक्ट 7 में आ गए, स्किप करी। लेकिन मैट्रिक तो उसका हो गया, कर लिया उसने, 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, यानी कि कम टाइम में उसका मैट्रिक हुआ। किस वजह से? क्योंकि उसने कुछ क्लासेस स्किप करी। अब एक बच्चा 17 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहा है, हर क्लास पढ़ता हुआ आ रहा है वो, 1 से लेके मैट्रिक तक। उसने भी मैट्रिक किया, दोनों ने मैट्रिक किया है, लेकिन अगर तुम दोनों का ड्यूरेशन देखो तो एक का कम है, एक का ज्यादा है। सेम बात यहां पर भी है। नर्व इंपल्स तो दोनों पे रन कर रही है और अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे या रिक्वायर्ड एरिया पे पहुंच रही है। एक में सेल्टेटरी कंडक्शन में ये नर्व इंपल्स जंप कर रही है, इसमें जंप नहीं कर रही। लास्ट चीज है बेटे साइनेप्स, लास्ट चीज है साइनेप्स। साइनेप्स कहते हैं बेटे कनेक्शन को, साइनेप्स कहते हैं कनेक्शन को। साइनेप्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, साइनेप्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और एक है साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ये तीन क्या है बेटे? कंपोनेंट्स हैं। ये तीन क्या है? कंपोनेंट्स हैं साइनेप्स के, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं इन वेसिकल्स। ये क्या है? वेसिकल्स हैं। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? मैसेंजर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? मैसेंजर्स। शुरू में बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव। जैसे ही कोई स्टिमुलस आकर एक्ट करती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन से आते हैं और चार्जेस क्या हो जाते हैं? रिवर्स। बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, यानी कि एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। इसी टाइम बाहर से कैल्शियम आयंस भी मूव करके कहां आते हैं? न्यूरॉन में। मैंने कहा कि रेस्ट की हालत में है कोई, जैसी स्टिमुलस आकर एक्ट करती है तो चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। ब्रेन से क्या आए? वेसिकल्स क्या लेकर आए? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। बाहर से कैल्शियम इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ, कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मूव करके कहां आना शुरू हुए? न्यूरॉन के अंदर। अब क्या होगा बेटे? अब क्या होगा? ये जो वेसिकल्स हैं ये यहां पहुंचेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन खुल जाएगा और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके कहां आ जाएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। ये जो वेसिकल्स हैं ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके अटैच होंगे, ओपन होंगे। इनके ओपन होने को कहते हैं डॉकिंग। वेसिकल्स आके अटैच होंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ओपन होंगे, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां आ जाएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर अब जाके अटैच होंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यानी कि जो मैसेज आया अब वो कन्वे हो गया। कहां कन्वे हो गया? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को दे दिया गया। और अगर इसके बाद एक और न्यूरॉन है तो सेम इवेंट होगी फिर दोबारा। उसके बाद अगर एक और न्यूरॉन है तो वहां पे फिर सेम इवेंट होगी दोबारा। ये काम कब तक चलता रहेगा इसी तरह सीक्वेंस में? जब तक न्यूरॉन्स हैं एक के साथ एक कनेक्टेड, या कोई न्यूरॉन किसी ऑर्गन पे जाके या किसी मसल पे जाके कनेक्ट हो जाए, तो ये मैसेजेस वहां तक जाते हैं और उसको मिलने के बाद खत्म हो जाते हैं। बिलफर्द अगर कोई मसल है, कोई न्यूरॉन के साथ कोई मसल कनेक्टेड है, तो उस तक जो मैसेज जाएगा, यानी कि एक नर्व कनेक्ट हो रही है मसल के साथ जाके, तो उसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अगर कोई न्यूरॉन किसी मसल के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो वहां तक मैसेज देकर बात खत्म हो जाती है। डॉकिंग कहते हैं वेसिकल्स के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच होकर रिलीज करने को न्यूरोट्रांसमीटर्स के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। वेसिकल्स के अटैच होना, रिलीज करना न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, डॉकिंग कहलाता है। सही है बेटे? तो यहां तक की बात थी, ये नर्व इंपल्स जो है वो हमारा पूरा हो गया।